पिछले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक हल किए थे। अब हम प्रश्न नंबर 6वां हल करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको सवाल हल कैसे करना है। कि सवाल अपना ये है कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। अब इसका मतलब है कि एक गांव है, इसका नाम है महुली। क्या गांव है इसका? महुली नाम है इसका गांव में। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड है, यानी कि जो जगह है, भूखंड है, स्थान है, वह विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, कि वहां विद्यालय बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आगे कहता है कि इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। यानी कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, इसकी भूखंड की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, तो वो है 11:4 है। तो गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, यानी दोस्तों होता क्या क्या कह रहा है सवाल कि गांव है और पंचायत को इस भूखंड की, यानी इस स्थान की, किस स्थान की, विद्यालय वाले स्थान की बाढ़ कराने में, यानी फेंसी कराने में। क्या होता है बाढ़ मतलब फेंसी कराने में? ये अपन गांव स्तर पर आ जाए तो अपन लोग कहते हैं कि उसको तार पट्टी कर दें, तो एक ही बात है। तो उसकी बाढ़ कराने में, उसको आसपास घेराबंदी करने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। यानी कि 1 मीटर की बाढ़ करने में 100 रुपए खर्च होता है। इस प्रकार से उसने 75,000 रुपए खर्च करेगा। वो कहते हैं 75,000 रुपए खर्च होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो आप लोग हल कैसे करना है दोस्तों, देखना आप लोग का हल। तो सबसे पहले यहां से देखना, इस लाइन में हमें कुछ नहीं करना, इस लाइन में हमें कुछ नहीं करना। यहां से कहना इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 का अनुपात है। तो लिखते माना कि भूखंड की लंबाई, क्या दोस्तों शॉर्ट में लिख दिया लंबाई, कोई बात नहीं। तो लंबाई कितनी है इसमें? लंबाई और चौड़ाई कितनी? 11:4। तो लंबाई पहले है तो उसमें पहले क्या है 11, तो अपने 11x। कितना दोस्तों? 11x मान लिया। कितना मान लिया? 11x मीटर। कितना मान लिया? 11x मीटर। ये हो गई लंबाई। अब इसी प्रकार चौड़ाई, तो भूखंड की चौड़ाई दोस्तों, चौड़ाई कितनी? चौड़ाई है 4, तो अपने 4x मीटर। कितना? 4x मीटर हो गया। अब इसके बाद इसके निकालना है परिमाप। भूखंड का परिमाप कितना है? कि लंबाई जो है, चौड़ाई भी है, तो आप निकालते हैं इसका परिमाप। कैसे निकालते हैं? परिमाप। तो लिखते हैं भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप बराबर। तो देख दो, भूखंड है कैसा है भूखंड? आयताकार। कैसा है? आयताकार भूखंड। कैसा है दोस्तों? आयताकार भूखंड। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों? वो अपन को याद होना चाहिए। तो ऐसे अपन लोग लिखते हैं, जैसे आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों? जैसे इधर लिखते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। इसका सूत्र क्या होता है? 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। दोस्तों अब इस सूत्र को आप लोग याद करना पड़ेगा दोस्तों, याद करना पड़ेगा। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो अब इसमें देखते हैं भूखंड का परिमाप। तो भूखंड का परिमाप का सूत्र क्या? भूखंड है कैसा? आयताकार। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई दोस्तों कितनी है? लंबाई कितनी मानी पुण्य? 11x। कितनी मानी दोस्तों? 11x। यहां नहीं समझ आता तो सीधे लिख दो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। अब इसके अनुसार अपन उसके मान रखते हैं। तो बराबर 2x की 2 गुणा लंबाई कितनी है दोस्तों अपनी? 11x। तो लिख दें 11x प्लस चौड़ाई है 4x। तो लिख दें 4x। अब दोस्तों इसमें आपस में गुणा करेंगे, तो 2 का इसमें गुणा होगा। ऐसा नहीं करना दोस्तों, नहीं आपस में पहले इन्हें जोड़ दें, नहीं, पहले अपन गुणा करेंगे, उसके बाद अपन जोड़ेंगे। तो इसको लिखें 2 का गुणा करेंगे 11 में, 2 का गुणा 11 होगा तो कितना हो जाएगा? 22x प्लस 2 का अक्षर 4 में 2 चौके 8x दोस्तों। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, 22x और 8x कितना हो जाएंगे? बराबर 30x दोस्तों। अब वही भूखंड का जो परिमाप था वो हो गया 30x।
अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि यहाँ कहना 100 रुपए प्रति मीटर की दर से, 100 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च है, तो 100 रुपए प्रति मीटर की दर से, चूंकि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का व्यय बराबर, दोस्तों देखो 1 मीटर में बाढ़ कराने के लिए आपको 100 रुपए खर्च होता है, तो इसी प्रकार 100 रुपए होता है 1 मीटर में, 1 मीटर की बाढ़ कराने में 100 रुपए खर्च होता है, तो 30 मीटर की जगह करने में कितना खर्च होगा, तो अपन 30x का इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो 30 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 1 2 x रुपए, यानी कितने रुपए हो गए 3000x रुपए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं आगे करना कि वो कह रहा है कि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय होंगे खर्च, यानी खर्च कितना होगा 75,000 रुपए खर्च होंगे, तो आप अपन 75,000 को निकालेंगे, वो कह रहा है कि इसलिए अब अपन को देख रहा है, वो कह रहा है कि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे, यानी कह रहा 75,000 रुपए खर्च करने होंगे। अब कितने, अब उनकी जो रुपए है वो खर्च करने की राशि वो कितनी निकली अपनी 3000x, तो अब 3000 वो जो कह रहा है 3000 जो x है 3000x रुपए है वो किसके बराबर है 75,000 के बराबर, तो इसलिए जो 3000x है वो किसके बराबर है 75,000 इसके बराबर 75,000 रुपए के बराबर है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, कितनी निकालनी x की वैल्यू, तो इधर नहीं दिख रहा होगा तो अपन इधर देखते हैं, तो 30 इधर जो x की वैल्यू निकाली तो अपन x जीरो का क्यों रखेंगे दोस्तों, x बराबर इधर कितना 75,000, तो लिखेंगे 75,000। अब जो इधर 3000 था गुणा में x की चर की संख्या एक साथ होती तो गुणा में होती है, जो चार अक्षर की साथ में संख्या होती है वो गुणा में होती है, तो जब इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगी, तो भाग में हो जाएंगे 3000 दोस्तों, कितना हो जाएगा 3000। अब इसको इसमें डिवाइड करते हैं, काट देते हैं, तो 1 2 1 2 1 1 जो हो गया। अब 3 का भाग अपन 75 में देते हैं, तो 3 का 2 में 6 साथ में जाएगा, 3 2 6 बच्चे 3 5 15 दोस्तों कितना हो गया 25, तो x की वैल्यू कितनी अपनी निकली दोस्तों 25, कितनी निकली 25। अब उस बार क्या पूछ रहा है कि भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों भूखंड की जो आपने माप क्या कितनी मानी थी अपने, भूखंड की लंबाई 11x और चौड़ाई 4x, तो लेकिन अतः भूखंड की लंबाई कितनी मानी थी दोस्तों अपन ने 11x, तो लिखते हैं 11x बराबर 11 गुणा x की वैल्यू कितनी है 25, तो इसका गुणा कर देंगे 25 एकम 25 25 एकम 25 और 2 27 275 मीटर हो जाएगी, कितनी भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी 275 मीटर दोस्तों। इसी प्रकार भूखंड की चौड़ाई, तो भूखंड की चौड़ाई दोस्तों आपने कितनी मानी थी 4x मान रखते हैं, तो 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 25 25 को 100 मीटर दोस्तों, कितना हो गया भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई 100 मीटर दोस्तों। बस यही पूछा था उसने, तो बस ये अपने उत्तर हो गए। भूखंड की लंबाई कितनी है 275 मीटर, चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। अगर अब हम सवाल नंबर 7 हल करेंगे। माना कि क्या मानते हैं कि पतलून का कपड़ा खरीदता है, कितना खरीदता है पतलून का कपड़ा खरीदता है, कितना दोस्तों खरीदता है 2 मीटर है, तो लिखते हैं 2x मीटर, कितना मान लो 2x मीटर, कितना खरीदता है 2x मीटर। अब इसी प्रकार पतलून का हो गया, पतलून का कमीज के लिए, तो कमीज का कपड़ा खरीदता है, कमीज के लिए कपड़ा खरीदता है
कपड़ा खरीदता है 3x मीटर। कितना? 3x मीटर। अब इसके बाद पतलून के कपड़े का मूल्य निकालना है। कितना निकालना है? पतलून के कपड़े का मूल्य। तो पतलून के कपड़े का मूल्य दोस्तों, अब 2x है। कितना है? 2x। अब 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 90। तो लिखते हैं 90, यानी 2 मीटर वाला खरीदता है और एक कपड़े का मूल्य कितना है? 1 मीटर कपड़े का। तो 90 का गुणा 2x में कर लेंगे तो 90 दूनी हो जाएगा 180 x रुपए। कितना हो जाएगा? 180 x रुपए। अब इसी प्रकार अपन निकालें कमीज के कपड़े का मूल्य। तो लिखेंगे कमीज के कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य दोस्तों। अब इसी प्रकार कि कमीज खरीदता कितनी है? 3x मीटर। कितनी? 3x मीटर। और 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? कितना बता रहा है उसमें? 50 रुपए। तो इसमें कर देंगे 50 का गुणा दोस्तों, 50 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 150 x रुपए दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं उठाई है, पेन या रफ नहीं उठाया, तो उसको उठा लो और आप सवाल हल करें साथ में, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तब चूंकि कमीज के कपड़ों पर लाभ बराबर। तो दोस्तों बताइए आप कि कमीज के कपड़ा है उस पर कितना लाभ कमा रहा है? उसमें 12%। कितना कमा रहा है? 12%। इसका विक्रय मूल्य, इसका मान लो कमीज का एक ही बात है, तो इसका विक्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य बराबर। अब दोस्तों किसका विक्रय मूल्य? कमीज के कपड़ों पर। अब कमीज के कपड़ा का मूल्य जो कितना है? 150 रुपए। कितना है? 150 है। अब इसमें 150 में खरीदता है। अब इसमें 12% अपन लाभ कर रहा है इसमें, तो अपन 12% लाभ, यानी परसेंट कितने में होता है दोस्तों? 100 में होता है। कितना होता है? 100 में से 12% का लाभ होता है, यानी 12% की फायदा है। 100 में जब 12% की फायदा जोड़ेगी, यानी 100 में जब 12 जोड़ेंगे अपन, तो हो जाएगा कितना? 112 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 112 दोस्तों। बस इसको अपन गुणा है, कितना गुणा, इसको हल करना है आपको। तो आपने कुल विक्रय मूल्य निकाला। कुल विक्रय मूल्य किसका है? कि जो कपड़े का है, किसका कपड़ा? कमीज के कपड़े को, पतलून के कपड़े को, दोनों को जोड़ लेना है। आप देखो कमीज के कपड़ा है वो कितना है? कितना मतलब 168x। कितना है? 168x प्लस अब हम इधर पतलून के कपड़े का, तो पतलून को कपड़ा कितना है? 198x रुपए। अब दोनों का विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि ये कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य है और ये पतलून के कपड़े का। अब इस दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो x हो जाएगा 8 में 8 जब जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा 6 हासिल हो जाएगा। ये 9 6 15 और 1 हासिल की 16 6 हासिल 1 और 1 2 और 1 हासिल की 3, यानी हो जाएगा कुल विक्रय मूल्य हो गया कितना? 366 रुपए। कुल विक्रय मूल्य 366 रुपए। अब दोस्तों आगे सवाल क्या कर रहा है? दिया है विक्रय मूल्य, दोस्तों विक्रय मूल्य है 36,600 रुपए। अब विक्रय मूल्य आपने जो निकाला विक्रय मूल्य कितना है? कुल विक्रय मूल्य 366x, यानी 366x के बराबर है कितना है? 36,600 रुपए। आपने x की वैल्यू निकाली इसमें, तो आपने x की वैल्यू निकाली, x जो निकालते हो बराबर 36,600 बटे 366। दोस्तों दिख रहा होगा, इसको उसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 2 जीरो की 2 जीरो से ये कट गया, तो यानी x की वैल्यू निकली दोस्तों कितनी? 100। कितनी निकली? 100। अब दोस्तों उसमें देखते हैं सवाल में पूछा क्या है कि उसमें पूछा है पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया, लेकिन अतः पतलून के लिए क्या पूछा है? पतलून के लिए, पतलून का कपड़ा पूछता, पतलून का कपड़ा, पतलून के लिए कपड़ा
दिया गया बराबर कितना अपन दोस्त माना था 2x, कितना माना था 2x, यानी बराबर इधर लिख दो बराबर 2 गुणा x का जो मान है कितना आया दोस्तों 100, कितना है 100, बराबर हो गया कितना 200, क्या वाला था मीटर, 200 मीटर, कितना 200 मीटर उत्तर दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अपन सवाल अगला 8वां सवाल हल करेंगे। 8वां सवाल है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, यानी हिरणों का जो एक झुंड है उनमें से आधे हैं वो मैदान में चल रहे हैं और शेष का 3/4 यानी बचे आधे के जो 3/4 हिरण है वो पड़ोस में ही खेलकूद रहा है, यानी पड़ोस में ही खेलकूद रहे हैं। तो शेष बचे 3 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको सबसे पहले ज्ञात करना है कि हिरणों झुंड में कुल कितने हिरण हैं। तो अब लिखेंगे माना कि झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x। दोस्तों झुंड में कितने हिरण हैं, झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है वो अपन ने मान ली x है। अब इसके बाद देखते हैं कि कह रहा है सवाल के हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, यानी मैदान में चलने वाले हिरणों की संख्या, लेकिन मैदान में चलने वाले हिरणों की संख्या बराबर। दोस्तों जब मैदान में जो कितने हिरण चढ़ रहे हैं वो कह रहा है कि झुंड का आधा भाग, यानी झुंड अपने कितने मान टोटल x का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा 2 का भाग दे देंगे इसमें आधा हो जाएगा, यानी कि मैदान चढ़ने वाले हिरणों की संख्या कितनी है x/2। अब इसके बाद शेष का 3/4, शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद रहा था, पड़ोस में यानी कि पड़ोस में खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या अब देखिए दोस्तों अब यहां से अपन को कैसे निकालना है 3/4 क्या है कि 3/4 किसमें से वो देख रहा आध शेष का 3/4, शेष कितने बचे आधे के 3/4 यानी कि x का है, x में से इनको घटा देंगे x - x/2, ये तो आधे हो गए यानी इसके आधे हो गए। अब इनका कितना है 3/4 यानी 3/4 का क्या करना दोस्तों अपन को गुणा है, क्या करना गुणा। अब बस पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन निकालना है पड़ोस में खेलकूद करने वालों की संख्या। तो दोस्तों करना कैसे है हमको कि इसको बटे अपन मान लेते हैं 1, इसको भिन्न बना लो वो भी सही है, वो नहीं बनाते तो वो भी सही है। अब आपको जैसा अगर आप भिन्न से करना चाहें तो भिन्न कर बना करके भी सरल होगा और ऐसे भी सरल है। आपको करना कैसे 3 का भाग 3 का गुणा x में करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 3x, 4 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा बटे 4, माइनस के चिन्ह है तो माइनस की रहेगा, 3 का जब x में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 3x, 4 का 2 में करेंगे 4 दूना कितना होगा 8 दोस्तों कितना होगा 8। अब ये बन गया, इसको करेंगे अपन भिन्न। अब इसको भिन्न करेंगे तो एलसीएम बना लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 8, 4 का भाग 8 में देंगे हो जाएगा कितना भाग 2 बार 2 का 3 में 2 3 6x माइनस इसी प्रकार इसमें एक बार जाएगा भाग 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3x। अब दोस्तों इसको घटा देंगे 6 में 3 जाएगा बचेगा 3x/8, यानी कि पड़ोस में खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या दोस्तों कितनी निकली थी 3x/8। अब देखते हैं अब शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, तो तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या बराबर कितनी है दोस्तों, कितने हैं 9 हिरण तालाब में पानी बराबर 9 है, कितने हैं 9। अब देखना अब हो गया झुंड में हिरणों की संख्या, कुल जितने भी हिरण हैं उनको आपको वापस में क्या करना जोड़ना है दोस्तों। आप अपन जोड़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार
कुल हिरन कितने हैं? सवाल क्या कह रहा है? कुल हिरणों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल हिरन कितने हैं? टोटल यहाँ पे कितने x हैं। अब x में से सबसे पहले कितने x/2, मैदान में कितने चल रहे हैं x/2, तो लिखते हैं x/2। उसके बाद पड़ोस में जलबुद्ध कितना है प्लस 3x/8। अब पानी कितने पी रहा है 9, तो प्लस के 9। अब देखना दोस्तों, अब इनको करना कैसे है कि अब जो तीनों हैं, यानी कि जो मैदान में चल रहा है ये है, और जो पड़ोस में जल कूद रहा है ये है, और तालाब में पानी पी रहा है ये किसके बराबर है? x के बराबर है। टोटल कितनी है? x के बराबर है। अब बस इसको हल करना है दोस्तों। अगर आप लोगों को इधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर आते हैं, अपन देखो इधर देख करेंगे। अब अपन करेंगे कैसे? x/2 है, इसकी बटे 1 मान लेंगे, इसको भिन्न बना लेंगे। इसको क्या बना लेंगे? भिन्न। इसको भिन्न बना लेंगे तो एलसीएम आएगा अपना कितना दोस्तों 8। इधर बराबर कितना है x, तो x ही रखेंगे इधर x। अब इसको देखते हैं, 2 का भाग जब 8 में जाएगा इसमें तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 का जब x में करेंगे दोस्तों हो जाएगा 4x दोस्तों। अब अगर प्लस का चिन्ह है तो अपने आप b प्लस का लगाएंगे। अब 8 का भाग 8 में जाएंगे इसमें तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा दोस्तों। 3x प्लस का चिन्ह है तो प्लस का रहेंगे। 1 का भाग फिर 8 में देंगे 8 बार। 8 का जब भाग गुणा 9 में करेंगे तो 8 9 में 72 दोस्तों। कितना होगा? 72। अब देखते हैं दोस्तों, अब x की हैं वो जोड़ देंगे। अब इसको करना कैसे? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 1। 4 और 3 कितना होगा? 7x प्लस 72/8 बराबर x हो गया। अब दोस्तों x के बटे 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप लोग करना है इसमें तिर्य गुणा कर देते। क्या कर देते हैं? तिर्य गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, इस तरीके से गुणा होगा इसमें। तो लेकिन तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तो दोस्तों देखो आप तिर्यक गुणा करेंगे यानी 1 का 7 में करेंगे तो 7 का x में होगा तो 7x होगा। 1 का फिर 72 में करेंगे तो धन की 72 होगा। इसी प्रकार x का जब 8 में करेंगे तो 8x होगा। अब देखिए दोस्तों x की एक तरफ लेंगे, x की है 7x है जो को रखेंगे। यहाँ 8x है, धन का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 8x बराबर। इधर जो 72 धन का इधर जाएगा माइनस की 72 हो जाएगा। अब 8 में से 7 घटा देंगे बचेगा माइनस का 1x, तो यानी x अकेला। माइनस का कितना बचा दोस्तों? x। अब इधर कितना था? माइनस का 72। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया दोस्तों। x बराबर 72। कितना हो गया दोस्तों? 72। अब बस यही माना था झुंड में ऋणात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने कितनी मानी? झुंड में ऋणात्मक संख्या बराबर x। तो लिख देंगे अतः x की वैल्यू निकल आई तो आप लिख देंगे अतः झुंड में ऋणों की संख्या एक बराबर 72। अब हम दोस्तों अगला सवाल 9 हल करेंगे।